नमस्कार साथियों। अभी हमने सामाजिकरण को देखा था। आज हम देखेंगे सामाजिकरण का पारिस्थितिकी सिद्धांत। जी हाँ, सामाजिकरण में सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाने वाला व्यवहार, पर वो सब किन परिस्थितियों से हमें प्रभावित करता है और किस तरह से हमारा सामाजिकरण इन परिस्थितियों से प्रभावित होता है, उस पर थोड़ा सा आज हम दृष्टिपात करेंगे। वो सिद्धांत क्या है, आइए उससे पहले हम देखते हैं कि इसके प्रकार क्या होते हैं। सामाजिकरण वैसे अमूमन देखा जाता है तो 3 प्रकार से होता है। सबसे पहला तो उसे हम कह सकते हैं प्राथमिक, जो कि बच्चे ने जब जन्म लिया उसे जो भी परिवेश मिला, जो एक सहज स्वाभाविक मानवीय क्रियाएं होती चाहिए उनको वो सीख ही जाता है, उसे हम कहते हैं प्राथमिक सामाजिकरण, जिस श्रेणी में सामान्य क्रियाएं आती हैं। और दूसरा होता है प्राकृतिक सामाजिकरण। जब बच्चा प्रकृति के बीच रहता है और प्रकृति से जो भी कुछ वो सीख पाता है सहज सरल स्वाभाविक स्वरूप में, प्रकृति से सहज सरल और स्वाभाविक स्वरूप में जो कुछ भी वो ग्रहण कर पाता है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक सामाजिकरण। इसमें किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं होती, चाहे वो रिश्ते हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, समाज हो, जिससे भी सहज रूप में जो भी कुछ वो ग्रहण करना चाहता है या कर जाता है, बस उसे हम प्राथमिक सामाजिकरण की श्रेणी में, प्राकृतिक सामाजिकरण की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा होता है सुनियोजित सामाजिकरण। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बालक को माता पिता कुछ योजनाबद्ध तरीके से कुछ सिखाने का प्रयत्न करते हैं, कुछ संस्कार और संस्कृतियों से परिचित कराने का प्रयत्न करते हैं, कुछ ऐसा जो वो चाहते हैं बच्चे को सिखा पाते हैं। तो ये जो बच्चा सीख पा रहा है, समझ पा रहा है, तो उस तरह का जो सामाजिकरण है उसे हम कहेंगे सुनियोजित सामाजिकरण। जी हाँ, इसकी योजना बनाई गई और फिर उस बच्चे तक वो चीज़ पोषित की गई और उसमें से बच्चा कितना ग्रहण कर पाया, उस आधार पर जो उसका सामाजिकरण बनता है उसे हम कहेंगे सुनियोजित सामाजिकरण। अब हम आते हैं परिस्थितिकी सिद्धांत की तरफ। परिस्थितिकी सिद्धांत को समझने के लिए एक वैज्ञानिक हुए हैं यूरी ब्रॉनफेन-ब्रैंडर। इन्होंने परिस्थितिकी सिद्धांत को बहुत सहज शब्दों में स्पष्ट किया है। इन्होंने इसके मॉडल बताए हैं और उन्होंने इस परिस्थितिकी सिद्धांत को बहुत सहजता से 5 भागों में बांटकर स्पष्ट किया है, हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो आइए चलिए देखते हैं उन 5 मंडलों को। उन्होंने इसको मंडल शब्द का नाम दिया है कि जो परिस्थिति मंडल है वो 5 रूपों में उन्होंने विभाजित किया। स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। इसमें जो सबसे पहला मंडल है बीच में, उसे कहते हैं लघु मंडल। लघु मंडल, जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसके चारों तरफ कौन है, उसकी माँ है, पिता हैं या अन्य कोई रिश्तेदार हैं या जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आ रहे हैं, वो सब लघु मंडल के अंतर्गत आएंगे। और थोड़ा सा भी जैसे बड़ा भी हो जाता है तो थोड़ा सा पास पड़ोस भी आ जाता है, मतलब बालक के संपर्क में बहुत सूक्ष्म तरीके से जो भी उसके संपर्क में आ रहा है उससे जो उसका प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, उसकी सामाजिकरण पर, उसे उन्होंने कहा लघु मंडल। और इसमें अक्सर करके हमारे माता पिता के भाई बहन, उनके माता पिता या हमारे भाई बहन या पास पड़ोसी जिनसे कि हमारा निकट संबंध है, जो हमें नियमित तौर पर प्रभावित करते हैं और प्रभावित होते भी हैं। तो यह था लघु मंडल। इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही, एक स्वाभाविक रूप से पड़ेगा, उसमें सुनियोजन की कहीं कोई भूमिका नहीं रहती। जैसा बच्चा देखता है, समझता है और स्वीकारता है, उस आधार पर उसके सामाजिकरण को हम व्याख्यात कर सकते हैं।
दूसरा उन्होंने कहा है लघु मंडल के बाद बृहद मंडल, सॉरी मध्य मंडल। लघु मंडल के बाद मध्य मंडल। मध्य मंडल जो बीच की स्थिति में है। हमारे जो माता पिता हैं वो भी कहीं बाहर जा रहे हैं और बाहर जिन लोगों से वो प्रभावित हो रहे हैं, अब बाहर जाने के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पारिवारिक रिश्ते या दैनिक जीवन का जो व्यवसाय है, दैनंदिनी जीवन की जो क्रियाएं हैं, उनमें वो लोग किन लोगों से जुड़ते हैं, उन लोगों का या उन संस्थाओं का, उन व्यापार का, उस व्यवसाय का उन पर क्या प्रभाव है और उसका उस बालक पर जो पड़ने वाला प्रभाव है, उन सब का जो मिला जुला अनुभव होता है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अनुभव इसमें प्राथमिकता दी गई है। मध्य मंडल में मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, पर उन सब चीज़ों का जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वो सकारात्मक या नकारात्मक या न्यूट्रल, जैसा भी उस पर पड़ रहा है, वो उससे क्या सीख पा रहा है, उससे उसके जीवन में, उसके सामाजिकरण में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये मध्य मंडल से निर्धारित होता है। तो मध्य मंडल पूरी तरह से स्पष्ट हुआ। जो जो उसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे प्राप्त अनुभव, उन अनुभवों का क्या उस पर असर पड़ रहा है, तो ये होता है मध्य मंडल। तीसरा उन्होंने इसी से जुड़ा हुआ जो कहा वो होता है बाह्य मंडल। रिश्ते वही हैं, माता पिता या उनसे जुड़ा हुआ व्यवसाय या उनसे संबंधित अन्य नाते रिश्तेदार, जिन लोगों के बीच में उन लोगों का जाना आना होता है। अब वो भी चाहे उनसे जुड़े हुए हमारे पास कुछ विशेष अनुभव हो या ना हो, पर चूंकि उनका आमना सामना हो रहा है तो उससे भी हमारे ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है। जो हमने मध्य मंडल में बात कही थी, उनसे जुड़े हुए अनुभवों की बात की थी कि कहीं यदि हम कुछ सकारात्मकता फील करते हैं, कुछ आकर्षण फील करते हैं, तो वो हम पर अधिक प्रभाव डालता है। और यहाँ मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ, माता पिता के व्यवसाय की या उनके रिश्तेदार की या उनके बाहरी मंडल की, किनके, माता पिता की या मेरे परिवार के लोग जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उनकी। चाहे उनसे जुड़ा हुआ मेरा कोई विशेष अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव ना हो, पर फिर भी उन सब के होने से मेरे जीवन में जो परिवर्तन आता है वह बाह्य मंडल की श्रेणी में आता है और बच्चा इससे भी अक्सर करके प्रभावित होता है। अपेक्षाकृत कम होगा, जैसे हमने कहा लघु मंडल से तो सर्वाधिक प्रभावित हो रही है। मध्य मंडल जो है थोड़ा सा उसकी तुलना में कम होता है, पर प्रभावित उससे बहुत होता है, क्योंकि अनुभव जनित एक मनोवैज्ञानिक बिंदु उसके साथ है, कारक उसके साथ है कि उसको किस तरह का अनुभव मिल रहा है। और बाह्य जिसमें सब लोगों से, जिनसे भी उसका कहीं भी आमना सामना हो रहा हो, जिन संस्थाओं से उनके परिवार वाले जुड़े हों, उन संस्थाओं पर उन परिवार वालों का क्या प्रभाव है या उन संस्थाओं का हमारे परिवार पर क्या प्रभाव है और उसका हमारे ऊपर जो आत्मसात करने की जो क्रिया हो रही है, एक आमना सामना जो होने की क्रिया हो पा रही है, वो भी हमें थोड़ा प्रभावित तो करती ही है। तो बालक का जो सामाजिकरण है इस बाह्य मंडल से भी प्रभावित होता है। अगला जो स्टेप उन्होंने दिया वो होता है बृहद मंडल। जो तीसरा मंडल था ना, बाह्य मंडल, इसी को थोड़ा सा और विस्तारित कर दिया गया, तो उसे हमने कहा बृहद मंडल। जैसे अभी हमने कहा हमारे परिवार, तो बहुत सारे परिवार जब मिल जाते हैं तो एक समाज बन जाता है। वो समाज जिसमें हमारा उठना बैठना है, जिस समाज से हम हैं, जो उस समाज के सामाजिक मूल्य क्या है, जिस संस्कृति को हमारे परिवार अपनाए हुए, उस संस्कृति के सांस्कृतिक मूल्य क्या है, हमारी जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की सामाजिक गतिविधियां क्या हैं, वो किस तरह की क्रियाएं हो रही हैं और उनका जो मिला जुला प्रभाव बालक पर पड़ रहा है, जिसके आधार पर कुछ वो सीख रहा है या समझ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बृहद मंडल का प्रभाव। मतलब बहुत विस्तारित है, सामाजिक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य विस्तारित है और उसके बाद हमें दिखाई नहीं देते हैं, इनकी सिर्फ अनुभूति मात्र होती है। तो उस अनुभूति का
बालक के जीवन में किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है, बालक उनको कितना प्रभावित कर रहा है, ये सारी चीज़ें बालक के जीवन के जो सामाजिकरण है उसको प्रभावित करती हैं। और जैसा कि हमने इसको नाम ही उन्होंने कहा है परिस्थितिकी मंडल, तो अगला जो 5वां मंडल उन्होंने कहा वह दे दिया घटना मंडल। हालांकि ये देखिए ये सारी परिस्थितियां ही हैं जो बालक के जीवन को छूती हैं। अगला जो उन्होंने कहा घटना मंडल, जी ये बहुत विशेष है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो निरंतर घटित होती ही रहती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हम पर विशेष प्रभाव डालती हैं, कोई सकारात्मक डाल जाती हैं तो कोई नकारात्मक डाल देती हैं। तो वो घटना जिसने चाहे नकारात्मक प्रभाव डाला है बालक पर, चाहे सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिसे बच्चा कभी भी भुला नहीं पा रहा, जिसका उसके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, वो घटना मंडल कहलाता है। अब देखिए घटनाएं जैसा कि मैंने कहा सभी के जीवन में घटती हैं, पर उन घटनाओं का जो पड़ने वाला प्रभाव है वो प्रत्येक बालक के जीवन में पृथक पृथक हुआ करता है। एक घटना का समान घटना है, यदि 4 बालकों के जीवन में वही समान घटना घटित होती है तो वह समान घटना उन चारों बालकों को समान रूप से प्रभावित नहीं कर पाती। उस बच्चे ने उस घटना को किस स्वरूप में आत्मसात किया, उसको किस रूप में ग्राह्य किया, उसका उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो यह होता है घटना मंडल। मतलब मात्र घटनाओं के घटित होने से बालक का सामाजिकरण प्रभावित नहीं होता, पर हाँ यदि उस घटना के साथ बालक किसी वजह से जुड़ जाता है या वो घटना उसके जीवन पर इतना प्रभाव डालती है कि उसके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं, या वो घटना की वजह से बालक इतना आहत हो जाता है कि उसकी कोई हीनताबोधक ग्रंथि जो है वो विकसित हो जाती है और उसके जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव आ जाता है। तो इस तरह से ये जो मंडल है, ब्रॉनवेनर ने कहा कि ये सब चीज़ें हमारे को प्रभावित करती हैं और इन आधारों पर हमारा सामाजिकरण जो है वो निर्भर करता है। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि बालक का जो सामाजिकरण है किस दिशा में होगा, किस दशा में होगा और किस तरह से होगा, उसकी हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी पैदा हो जाती हैं तो, और हम बता भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। तो हमको जिस तरह के बालकों को सीखने का माहौल देना चाहिए, जो चीज़ हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो उनको सिखाने की बजाय हम परिस्थिति मंडल में यदि डाल देते हैं, उनको डली डलाई मिल जाती हैं, तो समय भी बालकों का जो सामाजिकरण है उस सही दिशा की तरफ बढ़ जाता है। तो ये आपने देखा आज सामाजिकरण का परिस्थितिकी सिद्धांत, जो कि दिया गया था यूरी ब्रॉनवेनर ने। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 5 मंडल बताए हैं, लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहद मंडल और घटना मंडल। इन सब का मिला जुला रूप सामाजिकरण को प्रभावित करता है। बालक के सामाजिकरण पूरी तरह से इन पर निर्भर करता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। नमस्कार।